तक वायरस का पूरा कंटेंट आपकी बॉडी से खाली ना हो जाए। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होता ये लाइफ टाइम वायरस आपके बॉडी में रहता है, ये कंटेंट खाली हो जाता है, वायरस खत्म हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि कुछ सालों बाद ये जो जिनको पोलियो हो गया वो सिर्फ पैरालिसिस रह जाते हैं, लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं हो पाते, फिर वो इन्फेक्शन नहीं फैला पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से ये वायरस अब खत्म हो चुका है। द वायरस, और मैंने अगेन आपसे बोला कि अगर वो वायरस आपके एंटीरियर सेल्स तो खराब करता ही है, मगर अगर इसको मौका मिल गया, अगर वो आपके लोकल लिम्फॉइड टिश्यू, अगर लिम्फॉइड टिश्यू में चला गया तो आपके लिम्फेट ड्रेनेज को खराब कर देगा, और ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो फिर आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सीएनएस में, यानी आपकी ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। वो भी मैंने कहा कि बहुत सिर्फ 10% चांसेस ही रहते हैं कि आपके ब्रेन को अफेक्ट करे, मगर अगर वो उसने ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लिया, ब्लड स्ट्रीम में तो चला जाता है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर भी तो क्रॉस करे, प्रॉब्लम तो वहां पर है ना। फिर ठीक है, अब क्या होता है, अब ये तो अगर 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 वो पहुंच गया तो ब्रेन को भी अफेक्ट करेगा, नहीं तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पीछे स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करके आपके एंटीरियर हॉर्न सेल्स को खराब कर देता है ना। तो रेप्लिकेशन ऑफ पोलियो वायरस इन मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल्स, और एंटीरियर हॉर्न सेल्स का काम मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। क्या बताया था? कि सेंड्स आउट मोटर सिग्नल टू द स्केलेटन मसल, ये मोटर सिग्नल्स पहुंचाते स्केलेटन मसल पे, यानी आपके अब स्केलेटन मसल्स काम करना कर देंगी बंद। और लोअर लिम्ब की क्यों? क्योंकि वो एरिया जो अफेक्ट होता है वो लंबर रीजन हो रहा होता है, इस वजह से। ठीक है, ऑफ द एंटीरियर हॉर्न एंड, और अगर ये ब्रेन तक भी पहुंच गया, अगर ऊपर ट्रेवल कर गया तो फिर एंड ब्रेन स्टेम, इसलिए और नहीं लिखा एंड, क्या कि अगर एंटीऑन्सेस अगर ये 10% ऊपर इनकी ट्रेवल कर गया तो फिर आपके ब्रेन स्टेम रिजल्ट इन सेल डिस्ट्रक्शन दैट कॉजेज द टिपिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पोलियोमाइलाइटिस। यही लाइन मैंने आपको अभी याद करवाई। क्या करवाई थी? कि अगर सिर्फ एंटीरियर हॉर्न सेल्स खराब हो रहे होते तो उसे हम सिर्फ पोलियो कह रहे थे, वहीं अगर वो चीज ब्रेन तक पहुंच रही थी और ब्रेन को इन्वॉल्वमेंट में ले रही थी, सीएनएस को, तब आप उसे जाके पोलियोमाइलाइटिस बोल रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रेन में जब इंफेक्शन पहुंच रहा था और ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो रहा था, तब आप उसे पोलियोमाइलाइटिस बोल रहे थे। ठीक है, यानी आप पूरे एक्सेसिव क्रॉनिक स्टेज की बात कर रहे हैं। जब आप पोलियोमाइलाइटिस लिखने जाते हैं तो आप ये नहीं लिख के आएंगे कि सिर्फ मैं पोलियो लिख दूं, आप तो पूरा सब कुछ बताएंगे। पेशेंट को कितना होता है, क्या होता है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आप तो पूरा पोलियो बताओगे ना सामने वाले को कि सर पूरा पोलियो ये होता है, इसमें 10% लोग को पोलियोमाइलाइटिस भी हो सकता है, 90% लोग, वो तो आप तो पूरा बताओगे ना, है ना। प्लीज माइक म्यूट रखिए, अगेन अगेन 3-4 बार डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज। तो अब ये पूरा का पूरा इसमें देखो ट्री बना हुआ है, ये जो मैंने पूरी लाइन समझाई ये ट्री की फॉर्म में लिख के आओगे ना, सामने वाला नंबर देने के लिए मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी रामायण पढ़ना नहीं चाहता, उस पर इतना टाइम भी नहीं है और आपको लिखने में भी मजा नहीं है। लेकिन अगर आप ये ट्री बना के आ जाओ, सीधा एक पेज, इसमें कितने पेज लाइनें भरी, आधा पेज, एक ट्री बनाने में एक पेज भरेगा, सीधा नंबर देगा। देखो कितना प्यारा है कि पोलियो वायरस एंट्री फ्रॉम माउथ, कहां मल्टीप्लीकेशन करेगा, फेरिंग्स और जीआईटी में, चाहो तो स्मॉल इंटेस्टाइन लिख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने अगला क्या लिखा था कि जैसे ही जब ऑनसेट ऑफ इलनेस नहीं आया उससे पहले ही ये वायरस आपके स्टूल और थ्रोट में प्रेजेंट होने लग जाता है। ठीक है, कहा था, यही लाइन लिखी थी। फिर उसके बाद ये वायरस क्या करता है, फिर ये वायरस का ऑनसेट स्टार्ट हो जाता है 1 हफ्ते बाद, और ये फिर आपके कुछ हफ्तों तक आपके स्टूल्स में ये निकलता रहता है। अगर ये वायरस लिम्फोइड टिश्यू में पहुंच गया या ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया तो ये आपके सीएनएस को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड में आपके एंटीरियर हॉर्न सेल्स को अफेक्ट करता है, और अगर ब्रेन में पहुंच गया तो आपके ब्रेन स्टेम में अफेक्ट करता है। वो क्या लीड करेगा, वो एंटीरियर हॉर्न सेल्स का सेल डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपको टिपिकल मैनिफेस्टेशन पोलियोमाइलाइटिस हो जाएगा, और फाइनली आपको हो गया पैरालिसिस। ठीक है, कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं थी, कितना सब कुछ हम इतना पढ़ के आए, लेकिन उसको एक प्रॉपर ट्री में बना के आए तो कितना सिंपल रहा। क्या बनाया हम, अगेन देखो एक बार फिर देख ले। पोलियो वायरस एंट्री करा माउथ से, मल्टीप्लिकेशन कहां हुआ, फेरिंग्स और जीआईटी में। वायरस प्रेजेंट कहां रहा, स्टूल और थ्रोट बिफोर ऑनसेट ऑफ इलनेस, यानी क्या, विद इन अ फर्स्ट वीक। मतलब फिर एक जैसी वायरस आता है ना, वो आपकी स्टूल्स वगैरह में मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपसे पूछेगा सर कोई क्यों मिलना स्टार्ट हो जाता है उसका, बल्कि उसने ऑनसेट तो स्टार्ट हुआ नहीं, इसलिए स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो पहले मल्टीप्लिकेशन करता है, फिर बाद में आपको अफेक्ट करता है। क्योंकि वायरस जानता है अगर मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगा, अफेक्ट करना स्टार्ट करा और कहीं डब्ल्यूबीसी ने हमें मार दिया तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे। तो हर कोई ये चाहता है कि पहले हम अपनी प्रोजनी बढ़ा लें, हम अपनी जनसंख्या बढ़ा लें, बाद में तो हम उदम कर ही देंगे।
तो ठीक है, तो और आफ्टर 1 वीक जब ये अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है तो उसकी इतनी ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है वायरस की आपके बॉडी के अंदर, ये सेवरल वीक तक आपके स्टूल से निकलता रहता है। और यही स्टेज मोस्ट इन्फेक्टेड स्टेज होती है एक पर्सन की, ठीक है, जिसको पोलियो हुआ है। आप दूसरों के लिए तो वायरस फिर क्या है, या तो वायरस आपके लोकल, अगर आपके लोकल लोकल लिम्फोइड टिश्यू में चला गया तो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज पूरा बॉडी, वहां पर वायरस ट्रेवल कर सकता है। और ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो आपके सीएनएस को अफेक्ट कर सकता है। रेप्लिकेशन कर रहा था स्पाइनल कॉर्ड में, एंटीरियर हॉर्न सेल्स में, और अगर ऊपर पहुंच गया तो ब्रेन स्टेम में भी कर रहा था। आपके जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स उनको डिस्ट्रक्ट करके और आपको टिपिकल पोलियोमाइलाइटिस करा के और फाइनली आपको पैरालिसिस हो रहा था। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट साइन लिखा है, दैट इज पैथोजेनोमोनिक साइन, ठीक है। अब ये साइन होता क्या है? ये साइन नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने आपको बताया ना कि ये ऐसे पेशेंट्स की मसल टोन क्या होती है, बिल्कुल कंप्लीटली चली जाती है, पैरालिसिस हो जाते हैं। वास्टिंग क्यों होती है मैंने बता दिया, काम नहीं कर पाते इस वजह से वास्टिंग आपको स्टार्ट दिख जाती है। तो पैथोजेनिक साइन कुछ नहीं होता। कैसा होगा? फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिड तो होना ही है, मसल टोन चली जाती है ना। फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, वीकनेस और पैरालिसिस एंड रिड्यूस्ड मसल टोन, इसी को पैथोनोमिक साइन बोलते हैं। पेशेंट के जो लिम्स होते हैं वो इस तरीके से हो जाते हैं, इसको बोलते हैं पैथोनोमिक साइन, ठीक है। अब हमेशा याद रखो, अब ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि क्या होता है। दो चीजें होनी है आपकी, या तो जो, और ये चीज मैं आपको अभी जस्ट बता चुका हूं लेकिन फिर भी बताता हूं। क्या होता है कि दो, या तो ये जो वायरस है ये तो आपको पैरालिसिस होगा विद मेनिंजिस। अगर मैं इसको और सिंपल बोलूं तो आपके कभी कभी ऐसा होता है कि ये वायरस आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है मगर आपके एंटीरियर हॉर्न सेल्स को इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता, तो सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रेन को अफेक्ट कर देता है। उस स्टेज को बोलते हैं मेनिज्म विदाउट पैरालिसिस। क्या बोलते हैं? मेनिंजिज्म विदाउट पैरालिसिस। यानी आपका इसमें ब्रेन तो अफेक्ट होता है मगर ये प्री पैरालिटिक स्टेज होती है। आगे चल के बाद में अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो आपको आगे पैरालिसिस होना ही होना है। यानी पहली स्टेज होती है मेनिंजिज्म विदाउट पैरालिसिस। मेनिंजिज्म का मतलब होता है इरिटेशन टू मेनिंजिस एंड लीड टू मेनिंजाइटिस, यानी आपके ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट। तो कभी कभी क्या है, अगर वो वायरस आपके एंटीरियर हॉर्न सेल्स को इतनी जल्दी अफेक्ट ना करके पहले ब्रेन तक पहुंच गया, ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, इसको प्री पैरालिटिक कंडीशन भी आप बोलते हैं। तो हमने क्या बोला कि क्या हो सकता है कि मेनिंजिस विदाउट पैरालिसिस, यानी आपका ब्रेन इन्फेक्टेड हो सकता है विदाउट पैरालिसिस। विदाउट पैरालिसिस का मतलब क्या कि अभी आपका जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स है वो इतने ज्यादा अफेक्ट नहीं हुए हैं मगर आपका वायरस है वो ब्रेन तक ट्रेवल कर सकता है, इसको बोलते हैं प्री लेटेक। लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, ठीक है। कि ऐसा होता है कि ब्रेन, इसमें आपको क्या है कि ब्रेन वाले सिम्टम्स तो मिलेंगे मगर पेशेंट की जो मसल्स हैं, पैरालिसिस है, वो बहुत कम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलते, मिलते हैं मगर वीकनेस मिलती है, पैरालिसिस नहीं मिलता। पैरालिसिस और पैरासिस में अंतर होता है, ये दो वर्ड में आप डिफरेंशिएट करना सीखना। जस्ट अ सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड होल्ड करना। दो स्टेजेस होती है, एक होता है पैरासिस और एक होता है पैरालिसिस। ये दो स्टेज, दो वर्ड्स नाम हमेशा याद रखना। एक होता है पैरासिस, मसल पैरासिस, और एक होता है पैरालिसिस। पैरासिस का मतलब होता है सिर्फ वीकनेस, वीकनेस, वो मसल में सिर्फ वीकनेस। और पैरालिसिस का मतलब कंप्लीटली मसल टोन चली गई। तो जब ऐसी कंडीशन होती है ना कि जब ब्रेन इन्फेक्ट होता है तो उस कंडीशन में प्री पैलेटिक होती है, वहां पर जरूरी नहीं है कि पेशेंट पैरालिसिस होगी। लेकिन एक दूसरी कंडीशन कौन सी होगी? बोले दूसरी कंडीशन वो होगी कि जहां पर पेशेंट पैरालिसिस भी हो जाएगा और प्लस ब्रेन भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस आपकी बन सकती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका स्टेज। स्टेज समझने की कोशिश करना। दो स्टेज होती है, पहली स्टेज होती है प्री। देखो ऐसा नहीं होता है कि वायरस आपको मौका नहीं देता, ये वायरस आपको मौका जरूर देता है। देखो कोविड हो, कोई भी चीज हो, कोई भी डायरेक्ट आपकी, मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि कोई भी चीज बॉडी में 0 से लेके 100 तक एकदम नहीं पहुंच जाती।
वो 0 से लेके 100 तक, चाहे डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, चाहे कोविड, दुनिया में कोई भी डिसीज हो आपकी बॉडी में, 0 से 100 कभी नहीं पहुंचती। उस 0 से 100 की जो काउंटिंग होती है बस वो हमें नजर नहीं आती। हम उस काउंटिंग को 100 पे देखते हैं और हम बोलते हैं अरे हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बॉडी में काउंटिंग 0 से 100 तक ही स्टार्ट होती है। इसी तरीके से ये वायरस आपको 0 से लेके 100 तक ही चलता है। 100 तो आप उसको पैरालिसिस स्टेट बोल देते हो, और 0 यानी प्री पैरालिटिक स्टेज। तो इनके बीच में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स की स्टेजेस आती है। अगर आप उस स्टेज पे पकड़ लो तो आप इस वायरस को ठीक नहीं कर सकते, मगर आप उसकी ग्रोथ को रोक सकते हो। आप क्या कर सकते हो, बोले हम इसको रिवर, ये इट इज अ कंप्लीट इरिवर्सिबल। एक बार जो स्टेज पे पहुंच गए वो आप पहुंच गए। बोले फिर क्या कर सकते हैं, बस आप इतना कर सकते हो कि उससे आगे नहीं बढ़ने दोगे, उस वायरस की ग्रोथ रोक के, मगर आप इसको दोबारा रिवर्सिबल नहीं कर सकते। तो प्री पैरालिटिक स्टेज का, प्री पैरालिटिक स्टेज का मैंने आपको बोला, जैसे वायरस एंटर करता है तो विद इन अ वीक क्या सिम्टम्स आते हैं मालूम है आपको? ये सिम्टम्स आते हैं जनरल सिम्टम, फीवर, स्वेटिंग। मलेज का मतलब होता है मालूम क्या? फीलिंग ऑफ अनवेल, हेडेक, माइल्ड जीआईटी अपसेट। अब ये ऐसे सिम्टम्स है, ये आपको पर डे आते हैं। हर हफ्ते में एक बार तो आपको आ ही जाते होंगे। ज्यादा पढ़ लो तो हाल हाल फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा, गर्मी चली रही है, पसीना आ रहा है भैया, अनवेल तो हमेशा ही लगता है, सर दर्द तो हमेशा ही होता है, जीआईटी अपसेट कुछ भी खा लो हो ही जाता है। अब ये क्या सिम्टम रहे, इस सिम्टम से पकड़ लोगे कि पेशेंट को पोलियो हो रहा है। समझ आया? इसीलिए जनरल सिम्टम से हम भी पोलियो के पेशेंट को नहीं पकड़ पाते। ये सिम्टम हर दूसरे बंदों को आने लग जाते हैं। अब यहां से दो चीजें हो सकती है क्या, अगर आपने यहां से सिम्टम पकड़ के, अगर आपने स्टूल का टेस्ट करवा दिया और आपने देख लिया, या थ्रोट का, स्टूल का मेन हम स्टूल का टेस्ट ही कराते हैं, थ्रोट का नहीं कराते क्योंकि वहां इतने अमाउंट में मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन होता है वो जीआईटी में होता है, इसलिए मैक्सिमम अमाउंट में जो चीज निकलती है वो स्टूल फीकल मैटर के थ्रू वायरस निकलता है, तो उसी का टेस्ट कराते हैं जनरली। यहाँ से स्टूल का टेस्ट कराया, अगर हमने पकड़ लिया कि अच्छा पोलियो वायरस निकल रहा है, तो यहाँ से दो रास्ते हो सकते हैं। या तो आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो। अब इम्प्रूव का मतलब देखो, अगेन वही बात, इम्प्रूव मतलब आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो, रिवर्सिबल नहीं कर सकते, वापस नहीं लौटा पाओगे, बस इस चीज पे से रोक दोगे। और अगर नहीं आप पकड़ पाए तो फिर ये चीजें आगे फर्दर प्रोग्रेस करेंगी। फिर क्या होगा, बोले ये पहली स्टेज है। अगर आपने इस स्टेज पे पकड़ लिया तो आप इस चीज को इम्प्रूव करो, और नहीं पकड़ पाए तो देन फर्दर प्रोग्रेस करके ये दूसरी स्टेज आएगी। ये दूसरी स्टेज भी प्री पैरालिटिक है, अभी पैरालिसिस नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि पैरालिसिस हो गया हो, अभी पैरालिसिस नहीं हुआ ना, इस स्टेज में पैरालिसिस हुआ ना स्टेज में। अब स्टेज में क्या होगा, बोले पैरालिसिस जैसी कंडीशन होना स्टार्ट हो गई, लेकिन इस कंडीशन पे बहुत से लोग पोलियो को पकड़ लेते हैं। मगर अगेन दो चीजें, किसी स्टेज पर अगर आपने पोलियो को पकड़ लिया तो ये हो जाता है कि आपने बहुत सारे ऐसे पोलियो के पेशेंट देखे होंगे जो एटलीस्ट चल लेते हैं, चल पाते हैं, वीकनेस आ जाती है लेकिन वो चल जरूर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रॉपर ट्रीटमेंट। मैं सच बता रहा हूँ, पोलियो का प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से पोलियो पकड़ भी लेते हैं, मगर प्रॉपर डॉक्टर को जानकारी नहीं होती, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती, नहीं समझ आता। मैक्सिमम इंडिया में, अब की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले समय पे सबसे बड़ा रीजन पोलियो का जो पैलेटिक था वो ये था कि प्रॉपर डॉक्टर पकड़ने के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं दे पाते थे। इस वायरस को हम कैसे रोकें? जो इस कोविड के टाइम पे चल रहा है कि दवाइयां नहीं मिल रही हैं, सब हो रहा है डेथ, इसी वजह से इतनी ज्यादा। अब तो पोलियो तो बहुत कम हो गया इंडिया में, नियर टू नेग्लिजिबल है, लेकिन आपको इतने ज्यादा पोलियो के पेशेंट देखने को अभी भी थोड़े बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पुराने तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे जो नियर अबाउट 30 की एज पे हैं, जिनको स्टार्टिंग में जब वो 5 से 6 साल के था उन्हें हुआ था। तो सबसे ज्यादा ऐसा नहीं है, इसको हम इस इन स्पेसिफिक सिम्टम्स पे पकड़ लेते हैं। 90% केसेस इन स्पेसिफिक सिम्टम्स पे पकड़ जाते हैं, मगर अगेन वो भी कि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाते उनको। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दें तो वो लोग इस स्टेज पर रुक जाएंगे, तो ये जो आगे पैरालिटिक स्टेज है वो ना मिले। ये स्टेज होती है सीवियर हेडेक, हैवी बैक और लिम्ब पेन। अगर मैं बैक और लिम्ब बोलूं तो सबसे अच्छा बोलूं लोअर लिम्ब और लोअर बैक पेन। लोअर लिम्ब और लोअर बैक पेन, मसल टेंडरनेस, क्या कि आप टच करोगे तो भयंकर पेन फील होगा। और मेनिंजिज्म के फीचर मिलते हैं। मेनिंजिज्म के फीचर आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेनिंजाइटिस वाले, हेडेक, याद आ रहे हैं किसी को मेनिंजाइटिस के फीचर क्या क्या थे? हेडेक, वोमिटिंग, बिल्कुल जनरल फीचर्स थे सारे कि ठीक है। और मैंने अगर आपको मेनिंजाइटिस के 3 बहुत अच्छे फीचर्स बताए थे, मैंने कहा था क्लासिकल ट्राइड, किसी को याद है? फीवर, हेडेक और न्यूकल रिजिडिटी, नेक स्टिफनेस।
तो ये मेनिंजिज्म के ये प्रॉपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर मेनिंजाइटिस के फीचर थे, मगर इन पेशेंट्स में प्रॉपर नेक वगैरह में अगर वो वायरस ब्रेन तक पहुंचा तो मेनिंजिज्म के मिलेंगे, नहीं तो ये ऊपर के सिम्टम तो मिलने ही मिलने हैं। मसल टेंडरनेस, लोअर बैक पेन में हैवी पेन फील होगा, एक वीकनेस आने लग जाएगी पेशेंट को। एक नॉर्मल जब वो खड़ा होगा तो खड़ा नहीं हो पा रहा होगा, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करेगा, आप समझ जाओ कि उसकी वीकनेस कितनी क्यों हो रही है। लेकिन बस यहाँ पर बस यही होता है कि उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया तो आप उसको इस स्टेज पर रोक लोगे, और अगर इस स्टेज पे भी नहीं रोक पाए तो फाइनली पैरालिटिक स्टेज आपकी आ गई, और 90% केसेस में पैरालिटिक स्टेज आ जाती है। यहां से इंप्रूव कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो फाइनली आपकी पैरालिटिक स्टेज आ गई। अब पैरालिटिक स्टेज भी मैं आपको बता चुका हूं 2 में चलती है, अगर स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट कर दे तो, और या देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सबसे मोस्ट कॉमन होता है कि स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट हो, उसके बाद होता है कि दोनों अफेक्ट हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड भी और ब्रेन भी, और लीस्ट कॉमन होता है कि अकेला ब्रेन इन्फेक्टेड हो, स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट ना हो। वो लीस्ट टू लीस्ट मतलब 1% भी चांस नहीं होते, समझ रहे हैं, लेकिन होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होते, लेकिन 1% से भी कम होते हैं, मगर मोस्टली 90% चांसेस क्या होते हैं, 90 नहीं 80 बोल लो, 80 के आसपास बोल लो, तो स्पाइनल वाले अफेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद मिक्स्ड वाले होते हैं, और लेस टू लेस होते हैं कि सिर्फ ब्रेन वाले अफेक्ट हो, कि स्पाइनल कॉर्ड आपकी अफेक्ट ना हो। वो कब हो सकता है कि वो जो आपके वायरस है वो एंटीरियर हॉर्न सेल्स पे अफेक्ट ना करके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्रेन तक पहुंच गए। तो क्या क्या मिलेगा स्पाइनल कॉर्ड अगर अफेक्ट हो गई, मसल फेस्कुलेटेशन का मसल होता है स्टार्टिंग की फॉर्म में, हैवी मसल ट्विचिंग मिलती है। हैवी मसल ट्विचिंग का मतलब होता है भयंकर कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं, एब नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगी स्टार्टिंग में, क्यों, क्योंकि एंटीरियर हॉर्न सेल्स खत्म हो रहा है। उसके बाद तो फिर वीकनेस हो ही जाएगी, उसके बाद तो पैरालिसिस में चले ही जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे हैवी ट्विचिंग नजर आएगी, खतरनाक मसल पेन बहुत भयंकर होगा। मगर ये जो सिम्टम्स दिख रहे हैं ना, ये उसी टाइम के सिम्टम्स होते हैं जब पेशेंट अफेक्ट हो रहा होता है। एक बार पेशेंट अफेक्ट हो गया, फिर एक बार अफेक्ट हो गया, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, फिर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आते, ना पेशेंट को पेन फील होता है, ना पेशेंट की मसल ट्विच, बस पैरालिसिस में चला जाता है, बस मूवमेंट खत्म, गेम खत्म, मूवमेंट खत्म। उसके बाद उसे ऐसा कुछ फील नहीं होता कि उसे वीकनेस फील हो रही है, कि फीवर आ रहा है, ये सब उसके एटा मूवमेंट के सिम्टम है जब उसे वायरस अफेक्ट कर रहा होता है। ये याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि क्योंकि पोलियो के पेशेंट में पैरालिसिस हो गई, अब आप बोलोगे सर पैरालिसिस हुई थी 5 साल पहले, अब अभी भी इसको फीवर आ रहा होगा, वीकनेस हो रही होगी, मसल वीकनेस, अब नहीं, अब कुछ नहीं हो रहा उसे, अब उसके लिए सिर्फ पैरालिसिस हो गया है, अब उसके लिए सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। अब वो बंदा ना इन्फेक्शन फैला रहा है, ना वो इन्फेक्शन, क्योंकि अब उसके लिए सिम्टम क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उसके अंदर से वायरस चले गए, और जब तक उसको सिम्टम्स जनरली आते हैं तब तक उसके अंदर वायरस है, यानी तब तक वो बंदा इन्फेक्टेड है और वो इन्फेक्शन फैला सकता है। तो ये जो हम स्टेजेस पढ़ रहे हो, ये एटा मूवमेंट की पढ़ रहे हो, कि जब इन्फेक्शन के टाइम पर हम इन स्टेजेस पे उसको पकड़ लें, और नहीं पकड़ पाए फिर पैरालिसिस तो होना है। ये तो स्पाइनल फॉर्म में क्या मसल वीकनेस, मसल पैरालिसिस बनेगा, वाइड स्प्रेड हो सकता है या लोकलाइज। लोकलाइज में जनरली लोअर लिम्ब में मिलता है या पूरी बॉडी में देखने को मिल सकता है। कभी कभी रेस्पिरेटरी मसल भी इन्वॉल्वमेंट में आ जाती है, और एक बार रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट में आ गई तो ऐसे पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए याद रखना, पता है जनरली रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट में आती है, किसी के में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ जाती है, किसी के में बहुत कम में आती है। इसलिए जब भी आप फिजियोथेरेपिस्ट बनोगे तो आपको पोलियो के पेशेंट में आप कुछ नहीं कर सकते। पोलियो के एक बार किसी को पैरालिसिस हो गया तो हो गया, आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं। तो आप यही ट्रीटमेंट करते हो कि आप उनको प्रॉपर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस सिखाते हो, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम आगे चल के डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एटा मूवमेंट में तो मसल वीक हो गई, ठीक है, लेकिन आप यंगर एज पे थे तो आपने तो चलो आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सहन कर लिया। जब आगे चल के जब मसल वीकनेस में भी जाती है ना, जब मसल वीकनेस में जाती है और प्लस मसल इन्वॉल्वमेंट में भी हो गई थी, तो फिर आगे चल के पेशेंट को रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम आती है। एटा मूवमेंट में बहुत ही कम होता है, आगे होती है, लेकिन एक एज के बाद आती है। तो वहां पर एक फिजियोथेरेपिस्ट का रेस्पिरेटरी में रोल एक पोलियो के पेशेंट में भर जाता है, बाकी कोई रोल नहीं होता, याद रखना, ठीक है। रोल बस आपका ये होता है कि हाँ, अगर आपने पकड़ लिया ये स्टार्टिंग एज में, तो आप उसको आगे जाने से, क्या मसल वास्टिंग में जाने से रोक दोगे। आप एज अ एलोपैथी डॉक्टर उस वायरस की कंटेंट को रोकेगा, और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप जो मसल वास्टिंग में जाने वाली है, काम नहीं हो रहा है, तो आप उसको रोक सकते हो। लेकिन एक बार चली गई फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हो ना एलोपैथी वाला कुछ कर सकता है, याद रखना, ठीक है। बलबर में क्या हो गया, फेरेंज। अब बलबर में यानी सारे अपने जो ब्रेन वाली चीज है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, टंग है, फेशियल,
यानी मेनली आपका फेस इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा कम ही होता है, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट। और फिर कार्डियक रेस्पिरेटरी मसल भी इन्वॉल्वमेंट में आ जाती हैं। और या फिर तीसरा होता है दोनों का मिक्स। मोस्ट कॉमन स्पाइनल होता है, फिर उसके बाद मिक्स्ड होता है, और ये बहुत ही रेयर होता है कि अकेला अकेला बल्बर मिले, ठीक है। और ये वाला बल्बर कब मिलेगा, जब वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ऊपर ब्रेन को अफेक्ट कर दे, तभी आपको बल्बर वाला मिलेगा, ठीक है। कैसे डायग्नोस करोगे, सिंपल सी बात है, वायरस कल्चर करो। कहां से लोगे, स्टूल से लेते हैं मोस्ट कॉमनली, और थ्रॉट से स्वैब टेस्ट, जो कोविड में चल रहा है ना, ओरोफेरिक्स पे स्वैब टेस्ट डालते हैं, ऐसे ही डालना पड़ता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम इसको स्टूल से ही लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में और सबसे अच्छे तरीके से वहीं से मिलता है। सीएसएफ से बहुत रेयर लेते हैं। आप सर बोलोगे सीएसएफ से कैसे ले सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में सीएसएफ नहीं होता क्या, तो वो वायरस जब स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर सेल्स को अफेक्ट करता है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो सीएसएफ में भी चली जाती है, ठीक है। इसलिए वो बहुत रेयर होता है, क्योंकि सीएसएफ बहुत खतरनाक टेस्ट है, आप भी जानते हो, लंबर पंचर करके पूरा निकालो L1 रीजन से, लेकिन उसकी क्वांटिटी वहां भी मिलती है। आपसे पूछ सकता है कि सीएसएफ में इसकी क्वांटिटी कैसे मिल रही है, सर दो रीजन है, एक तो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर कर गया, या फिर कहीं अगर कहीं ब्लड के थ्रू ब्रेन में कॉन्टेक्ट कर गया, तो वहां भी तो ऊपर सीएसएफ है, तो वहां भी तो दो चांसेस हो जाती है सीएसएफ में इसके मिलने के। सीरोलॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कि अब ये एंटीजन है, इसके खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, यही तो पोलियो की वैक्सीन में करते हो, और क्या करते हो, ठीक है। तो फॉर दिस एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट करते हैं, टिटर टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपके पोलियो वायरस के खिलाफ आपके बॉडी में, आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। और अगर आप सीएसएफ का टेस्ट कर रहे हो तो क्या मिलेंगी बड़े, तो यही सारी चीजें जो मेनिंजाइटिस में मैंने आपको बताया था, सीएसएफ के टेस्ट करते थे, डब्ल्यूबीसी बड़ा मिलेगा, प्रोटीन का बड़ा मिलेगा, प्लस वायरस की क्वांटिटी मिल सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स पे काम करना होता है, सिर्फ सिम्टम्स पे, और कुछ भी नहीं। पेन हो रहा है, एनाल्जेसिक दो, एंटीबायोटिक दो, क्योंकि फर्दर कोई बैक्टीरिया का या उसका क्यों इम्यूनिटी कम है, इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। फ्लूइड थेरेपी, कहीं फ्लूइड कंटेंट ना हो जाए तो फ्लूइड थेरेपी दे दो, रेस्ट कराओ, फीवर बढ़ा हुआ है डाइट प्रॉपर दो, एक्सरसाइज क्यों, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट हो रही है, हॉट मसल दे दो मसल पेन के लिए। कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट दिख रहा है क्या तुम्हें इसमें जो बिल्कुल आपको लग रहा हो कि जो स्पेशल उसके लिए, क्योंकि ट्रीटमेंट है ही नहीं, ठीक है, ट्रीटमेंट है ही नहीं। बस कुछ ड्रग ऐसे आते हैं जो वायरस की ग्रोथ को रोक देते हैं, वो भी जब जब आपको अर्ली स्टेज पे पता चल जाए, और वो भी इंडिया में तो बहुत रेयर है, इंडिया में तो बहुत ज्यादा रेयर है, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको। रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया तो वेंटिलेशन लगाओ, फिजियोथेरेपी और स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग कब करोगे, जब मसल वीकनेस फास्टिंग में जा रही है तो स्प्लिंटिंग करना स्टार्ट कर दो, और बॉबल ब्लैडर मूवमेंट में है तो कैथेटर डाल दो, यही क्या, कोई ट्रीटमेंट दिखा दो प्रॉपर। सब ट्रीटमेंट जो होता है वो आपके सिम्टम बेस पे होता है। वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीन आप जानते हो ओरल ड्रॉप अप्लाई जाती है, कौन सी होती है, साल की वैक्सीन और सेबिन, नाम याद रखना है, साल और सेबिन होती है, ओरली आपको अप्लाई जाती है। आपने भी बहुत सारे 5 साल तक पी होंगी, ये सारी की सारी वैक्सीन आपने भी कंप्लीटली इनको पी होंगी। अच्छा, मुझे कोई एक बार किसी ने मेरा कोविड वाला अगर याद करा और लेक्चर अटेंड करा हो, नहीं करा तो करना, उसमें मैंने बताया है ये वैक्सीन, पता है ये वैक्सीन जैसे हमारी कोवैक्सीन, दो वैक्सीन है हमारी कोविड में, एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों अलग अलग मेथड से बनी है, यहाँ नहीं समझाऊंगा मैं, वो लेक्चर जाके अटेंड करो, उसमें समझ आएगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया। उसी तरीके से मैं उसका एक कनेक्टिविटी बता रहा हूँ। जैसे कोवैक्सीन है ना, कोवैक्सीन में क्या है कि इनएक्टिवेटेड स्टेज में वायरस डले हुए हैं, कोविशील्ड में इनएक्टिवेटेड स्टेज में दूसरे वायरस डले हुए हैं। वो क्या है, वो प्रॉपर मैं आपको उसी लेक्चर में जाके समझोगे, मैं तो सिर्फ आपको यहाँ कोवैक्सीन बताऊंगा। वो कोवैक्सीन में क्या होता है, इनएक्टिवेटेड स्टेज में वायरस डले हुए होते हैं। किसके वायरस डले होते हैं, कोविड के। इसी तरीके से पोलियो में भी क्या, इनएक्टिव स्टेज में ही पोलियो के वायरस डले होते हैं। आपको जो पिलाते हैं वो आपको पोलियो के वायरस ही पिला रहे होते हैं। क्यों पिला रहे होते हैं, क्योंकि वो इनएक्टिवेटेड स्टेज में होते हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपको पोलियो करा दे। या कोवैक्सीन में इतनी इतनी वायरस की क्वांटिटी नहीं होती तो आपको कोविड करा दे। तो फिर बोले उनमें बस इतनी पावर होती है कि वो आपकी इम्यूनिटी को जगा दे। और आपकी इम्यूनिटी में क्या, बहुत बड़ी मेमोरी की पावर होती है। आपकी इम्यूनिटी अगर एक बार जग गई, अब अगर जब दोबारा वो वायरस अपनी फुल स्टेज में, फुल पावर में भी आएगा ना, तब भी हमारी इम्यूनिटी उसको मार देगी। हमारी इम्यूनिटी उसको क्या कर देगी, मार देगी। तो इसी तरीके से जैसे जो पोलियो वैक्सीन, ये सब किस पे काम करते हैं,
ये इनएक्टिवेटेड वायरल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, इनएक्टिवेटेड वायरस का इनएक्टिवेटेड फॉर्म की टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उसी पे कोवैक्सीन कर रहा है, कोविशील्ड नहीं कर रहा है। कोविशील्ड दूसरे एक इबोला वायरस करके ऐसे प्रॉपर है, उसको ढंग से समझना, मेरे यूट्यूब पे जाना, जिसपे कोविड का मैंने लेक्चर कंप्लीटली समझाया है पूरा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, उसको जाके समझना तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, इससे मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, इंडिया में पता है एक बार ऐसा मिला था कि एक पूरे गांव को, एक पूरे विलेज को, पूरे के पूरे विलेज को ड्यू टू पोलियो वैक्सीन सबको पोलियो हो गया था। मैक्सिमम लोगों को पोलियो हो गया था। मालूम है क्यों हो गया था? क्योंकि ये पोलियो वायरस है, ये अगर आपने कभी देखा हो, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये एक लो टेम्परेचर पे इनएक्टिवेटेड कंडीशन में रहता है। और क्या हो गया कि गांव में लोग जानते नहीं है, आपने अगर पोलियो के बॉक्सेस देखे हो तो उसमें क्या आइस भरी होती है, उसमें ये पोलियो के ड्रॉप्स रखे हुए होते हैं, आइस भरी हुई होती है। तो क्या होता है, गांव में लोग गए, जानकारी है नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने क्या इसको भरी धूप में, बढ़िया 40-45 डिग्री टेम्परेचर पे पोलियो की वैक्सीन रखी हुई, वो ओरल ड्रॉप्स रखी हुई है। और ड्रॉप रखने की वजह से क्या हुआ, उनके अंदर जो इनएक्टिवेटेड वायरस थे, ड्यू टू टेम्परेचर वो एक्टिवेटेड कंडीशन में चले गए। अब जिन जिन ने वो पोलियो की वायरस पी, उनको उस पोलियो ड्रॉप की वजह से पोलियो, उन पोलियो वैक्सीन की वजह से पोलियो हो गया। सोच लो आप कि एक गलत जानकारी की वजह से, पोलियो की दवाई की वजह से ही पोलियो हो गया। क्यों? क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे रखी जाती है। अगर आपने कभी पोलियो के बॉक्सेस देखे हो, पोलियो वैक्सीन के बॉक्सेस देखे हैं कभी, इस तरीके से आपने देखा होगा, जो आंगनबाड़ी वाले आते हैं वो टांग के रखते भी हैं उसको। तो अगर इसमें दिख जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इतनी नॉलेजेबल पॉइंट, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बात, ये बात ऐसी रखनी चाहिए। इस तरीके से ये बॉक्स होते हैं, दिख रहे हैं ये बॉक्स आपको? इसमें क्या होता है, ये जो आपको, देखो मैं आपको दिखाऊं, ये एकदम इसके अंदर आइस के पैक डले होते हैं, ये देखो, ये कितना प्यारा, ये दिख रहा है, ये कितना, ये इस तरीके से बॉक्स होता है और इसके अंदर ये भरी होती है आइस। ये इसके टेम्परेचर को रखती है बहुत ज्यादा लो, लो रखती है, और ये पोलियो की वायरस होती है, लो रखती है। इसके अंदर पोलियो की ये सब भरी होती है, अगर ये कंटिन्यू ठंडे में, अब क्या होता है, गांव में गए तो उन्होंने इन सबको निकाल दिया बाहर, और गांव की अच्छी खासी 40 to 45 डिग्री टेम्परेचर में ये सब वायरस हो गए थे एक्टिवेटेड, ड्यू टू एक्टिवेशन। अब जिन जिन्होंने वो पोलियो ड्रॉप पी, उनको उस चक्कर में हो गया पोलियो। ठीक है, अब आप समझ आया ये बॉक्स ऐसे क्यों दिखते हैं और ऐसा क्यों होता है, इसलिए। दैट्स ऑल अबाउट फॉर today's lecture.